नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम्स, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साथ साथ उनके से जुड़े हुए जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, और आपका मोटिवेशनल कोट क्या है हम वो भी जान लेते हैं। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। तो डाउट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी क्लैरिटी नहीं है, या डाउट को इस संदर्भ में देख सकते हैं कि आपको खुद पर डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट्स। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अगर ऐसी चीज़ें मन में आ जाती हैं तो फिर जो है वो काम मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, डाउट्स को हमेशा क्लियर रखना है। किसी भी तरह की जो समस्या आई उसे आप डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने माता पिता के साथ, और उस चीज़ को उसी वक्त क्लियर कर लें। दिमाग में कोई चीज़ डाउट बन के रह जाती है ना, तो फिर वो लंबा घाव करती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ईवी ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन बीन इनॉग्रेटेड। भारत के पहले ईवी जैविक अपशिष्ट से संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नागपुर, बी पुणे, सी मुंबई या डी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो मुंबई में ही क्या हुआ है, ईवी ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है। मतलब एक एसी ईवी चार्जिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग की जो स्टेशन हुआ है, जो जिसमें जो है जो बिजली उत्पन्न होती है वो कैसे हो रही है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस हो रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक वेस्ट्स को हम लोग अगर इस्तेमाल कर पाएँ, उनकी जो है उसको बार बार रीयूज़ कर पाएँ, रिजनरेट कर पाएँ वहाँ से एनर्जी, और इसके लिए हम एक ऐसा सिस्टम बना पाएँ जो कि एनर्जी इफ़िशिएंट के साथ साथ वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा हमारे समाज के लिए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है उसको हम फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इस तरह के कदम, इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, और इसको और मोटिवेट करना चाहिए हर केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। ओके, तो इसकी बारे में अगर बात करें तो 220 यूनिट ऑफ जो बिजली है वो क्या हो जाएगी, इससे कलेक्ट होगी। ठीक है, और इसमें जो उसके घर में मतलब जो चार्जिंग स्टेशन है, तो उसके आसपास जो होटल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वहाँ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ उत्पन्न की जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनको भी चार्ज में लाया जाएगा, और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनको भी इस्तेमाल में, मतलब उसको भी चार्ज किया जा सकेगा। ओके, ये जो एरो केयर कंपनी है, क्लीन एयर कंपनी है, उसके द्वारा और बीएमसी के द्वारा जॉइंट वेंचर के रूप में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे किया? हाजी अली नामक जगह है मुंबई में, वहाँ पे किया। ओके, केशवराव खाद्य रोड नियर हाजी अली इन मुंबई। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 2, ये कहता है कि विच इज एशियाज फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी चाइना या डी जापान। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। जी हाँ, तो साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया है नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप। तो जानते हैं पूरा माजरा क्या है। नाटो का जो साइबर डिफेंस ग्रुप है, जिसको कहते हैं नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये कहाँ स्थित है? टैलिन में, इस्टोनिया नामक देश में, जो कि यूरोप में है। ओके, तो इसमें 32 कंट्रीज है, 32 कंट्रीज अब हो गए साउथ कोरिया के जुड़ने के बाद। साउथ कोरिया कौन है? पहला एशियाई देश है। ओके, तो इसमें 27 नाटो मेंबर हैं। ओके, और 5 जो स्पॉन्सर मेंबर हैं। ठीक है, 27 स्पॉन्सर मेंबर है, 5 कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, तो जो नन नाटो मेंबर्स है वो इसमें से कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर नाटो की बात करें तो नाटो एक तरह का अलायंस है, मिलिट्री अलायंस था, जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में अंडर वॉशिंगटन ट्रीटी। ओके, तो इसका काम ये था कि ये बेसिकली एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस था नाटो कंट्री का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास जो देश है, यूरोपियन देश, अमेरिका, इनका एक समूह था, जिनका काम था कि इनकी भी इनका एम अकॉर्डिंग टू देम की था कि जो दुनिया में उसको पीस कायम करने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा, और
और इसकी जो फॉर्मेशन हुई तो वाशिंगटन ट्रीटी के तहत हुई थी 1949 में। इसी वाशिंगटन ट्रीटी को नाटो ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो नाटो का CCDOE है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसने एक जो है लॉक्ड सिल्स नामक एक जो कंपटीशन है वो चलाती है, एक्सरसाइज चलाती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी दुनिया के कॉम्प्लेक्स या इंटरनेशनल रियल टाइम साइबर डिफेंस जो होती है, मतलब जो साइबर अटैक्स होती है उनके बचाने का, उनसे बचने का जो मैकेनिज्म होता है उससे जूझने के लिए एक्सरसाइज करवाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लॉक्ड सिल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, एग्जाम पूछा जा सकता है। नाटो के बारे में पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे सवाल बनते हैं कि इनमें से कौन से देश नाटो के सदस्य हैं, नहीं है, तो आपको ऐसे भी इंफॉर्मेशन हो जाएगा नाटो के सदस्य कौन कौन से देश होते हैं। ठीक है, तो ये याद करना कभी मुश्किल भी होता है, 32 देशों का नाम कैसे याद रखें, बट कुछ की कंट्रीज होती हैं उनका भी आप नाम रखें तो आप एलिमिनेशन के थ्रू ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल साउथ कोरिया एक और कारण से चर्चा में बढ़ा है कि साउथ कोरिया में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और साउथ कोरिया में बने हैं नए प्रेसिडेंट। हाल ही में करंट अफेयर क्लासेस में हमने इसकी चर्चा भी की है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि साउथ कोरिया के जो है नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे अब अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 3 ये कहता है कि विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022 एंड 2024। 2022-2024 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण के संघ के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। यहाँ तो इंडिया को चुना गया है क्या? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज 2022-2024 का अध्यक्ष। ओके, अनएनोमसली इलेक्ट किया गया। इसका मतलब कि किसी ने भारत के चुनाव का विरोध नहीं किया, किसी मेंबर कंट्रीज ने भारत के चुनाव का विरोध नहीं किया। इस भारत से पहले चेयर कौन था? भारत से पहले इसका चेयर था मनीला नामक देश जो है। ठीक है, तो इसमें कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े जैसे कि रसिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान एंड फिलीपींस। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि जो इलेक्शन की अथॉरिटीज़ होती हैं तो उनके बीच एक सामंजस्य बनाना और इलेक्शंस को निष्पक्ष बनाना। इन देशों में जो इलेक्शंस की जो व्यवस्था होती है वो निष्पक्ष रहे और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने की बात की जाती है उसको ये लागू हो सके सही मायनों में। ओके, तो ये बोर्ड मीटिंग कहाँ हुई थी? मनीला में ही हुई थी जो कि फिलीपींस में है और 1998 में जो है वो इस संस्थान का गठन हुआ था। ओके, इसका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का। अब बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 4 ये कहता है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्ट। वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए बालकृष्ण दोषी, बी बर्जक इंगल्स, सी जीन गंग या डी डेविड एडजे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी को ये अवार्ड दिया गया रॉयल गोल्ड मेडल, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट क्षेत्र में दिया जाना बहुत ही बड़ा अवार्ड है। ओके, ये दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, मतलब कि ब्रिटिश के जो रॉयल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके द्वारा, ब्रिटिश के जो राज घराना होता है वहाँ उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो दोषी पहले भारतीय व्यक्ति हैं, पहले भारतीय आर्किटेक्ट है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इनकी उम्र अभी 94 ईयर्स की, 94 वर्ष के हैं। तो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स इन्होंने अहमदाबाद में बनाए हैं और ये जो अवार्ड की अगर बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो अवार्ड को पर्सनली रिकमेंड करती हैं। ओके, लंदन की जो क्वीन एलिजाबेथ है इस अवार्ड को, इस सम्मान को पर्सनली रिकमेंड करती हैं। और के तो IIM जो अहमदाबाद है उसको बनाने में भी इनका योगदान रहा है। ओके, तो एक 10 साल का मतलब का IIM अहमदाबाद प्रोजेक्ट था, अब वो बालकृष्ण दोषी जी के संदर्भ में बनाया जा चुका है। ओके, तो दोषी के बारे में जो बालकृष्ण दोषी जी के हैं भारत के प्राइड तो हैं, इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रॉयल गोल्ड मेडल के साथ प्राइडजर आर्किटेक्ट प्राइज भी मिल चुका है, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। ओके, तो बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं बालकृष्ण दोषी। तो अक्सर क्या होता है ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हम भूल जाते हैं बट एग्जाम्स इन्हें याद रखते हैं। ठीक है, हमें लाइक बस सिनेमा के और क्रिकेट के ही जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो याद रखते हैं। बट अब क्या करना है, हमें जो दूसरे क्षेत्र में जो अच्छा नाम कर रहे हैं, जो भारत देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उनका नाम भी ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि ऐसे तो एज ए इंडियन तो ध्यान रखना ही चाहिए, बट फॉर एग्जाम पर्पस भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 5 ये कहता है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट यूक्रेन डैश हैज पास्ड अवे। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति डैश का निधन हो गया है, यानी डैश को फिल करना है। ऑप्शन है ए पेट्रो पोडोंस्को, बी ओलेक्सेंडर तुर्चिनोव, सी विक्टर यानुकोविच या डी लियोनिद कार्वचुकी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लियोनिद कार्वचुक। ये कौन थे? स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। यूक्रेन अभी चर्चा में है, तो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो स्वतंत्र यूरोप बनने की क्या बात हुई थी? सोवियत संघ जो है वो टूट गया था। ओके, 1990 की बात है, जो ब्रेकडाउन ऑफ जो सोवियत संघ था, पहले यूएसएसआर होता था, वो टूट गया था, बाद में उसका एक फॉर्म रसिया बना। तो यूएसएसआर में थे वो बहुत सारे कंट्री थे, यूक्रेन भी यूएसएसआर का एक पार्ट था। तो यूएसएसआर जो स्वतंत्र हो गया तो उसमें लियोनिड क्राउचुक जी ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, अभी 88 वर्ष के थे और यूक्रेन की प्रेसिडेंसी कब से कब तक थे? 91 से 94 तक ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे थे। ओके, यूएसएसआर को डिमिस करने में और यूएसएसआर से यूक्रेन को अलग करने में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, ये नाम याद रखेंगे लियोनिड क्राउचुक का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 6 ये कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चाड़ा बिजाई योजना। किस राज्य सरकार द्वारा चाड़ा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। जान लेंगे पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चाड़ा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है। ओके, हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जेपी दलाल, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या, जो भी किसान है वो चारा यानी कि जो पशु जो होते हैं गाय भैंस, इनके लिए जो चारा जो उगाने का जो काम करती हैं और काउ सेट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको रूप में जिसको बनाने का जो काम करती हैं, उन्हें 10,000 पर एकड़ का जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मतलब कि उन्हें चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के तहत, चारा बिजाई योजना के तहत, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो अमाउंट क्या होगा, वो फार्मर्स को डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, मतलब जो सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। ओके, अगर अप्रैल की बात करें तो 13.44 करोड़ जो है गौशालाओं को हरियाणा सरकार की तरफ से चारा खरीदने के लिए दिया जा चुका है। ओके, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 ये कहता है कि हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन राइडर टू क्वालिफाई इन थाईलैंड टैलेंट कप 2022। थाईलैंड टैलेंट कप 2022 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय राइडर कौन बने हैं? ए सार्थक चौहान, बी केविन क्विंटल, सी अर्नय गौड़ाव या डी प्रशांत रे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सार्थक चौहान। सार्थक चौहान बने हैं फर्स्ट इंडियन राइडर टू क्वालिफाई इन थाईलैंड टैलेंट कप 2022। तो ये तो पहले इंडियन बने, तो ऐसे ही बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। और तो ये इसको बारे में आपको पढ़ना, इसके बारे में जानना चाहिए, जानते हैं इनके बारे में थोड़ी बातें। तो काफ़ी यंग है और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। कौन? सार्थक चमन। होंडा रेसिंग इंडिया में भी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और थाईलैंड टैलेंट कप जो भी हुआ है थाईलैंड में, वहाँ पे उन्होंने पोडियम फिनिश किया। मतलब पोडियम फिनिश करने का मतलब ये होता है कि वो टॉप 3 में रहे। एक्चुअली यहाँ पे 3rd स्थान पर हैं और जो टॉपर थे, जो फर्स्ट स्थान पे थे, उनसे उन्होंने बस 0.583 सेकेंड से वो पीछे उनसे रह गया। ठीक है, तो पहली बार हुआ है कि किसी होंडा रेसिंग इंडिया कंपटीशन में एक इंडियन राइडर ने इसको अचीव किया है। कहाँ पे? इंटरनेशनल सॉइल में, मतलब कि विदेशों में किसी भारतीय ने पहली बार पोडियम फिनिश किया है। ठीक है, तो सार्थक चमन इम्पोर्टेंट एक नाम है। इनसे जुड़े अन्य तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सार्थक चमन का संबंध किस खेल से है? तो मोटर बाइकिंग इस तरह का ऑप्शन होगा वही होगा उसका सही उत्तर। ओके, और कौन सा इन्होंने कप जीता है? थाईलैंड टैलेंट कप जीता है। ओके, कौन सा इवेंट होता है? होंडा रेसिंग इंडिया का इवेंट होता है। तो यहीं से आपको समझना है कि जो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप ये कैसे समझोगे, इसके लिए आपको डेली अभ्यास, जो डेली करंट अफेयर का अभ्यास है, डेली करंट अफेयर जो आपको यहाँ से आप वीडियो में पढ़ते हो, उसको आप एक काम करो, जाकर क्विज लगा लो उसकी। तो उससे क्या होगा कि एक तो प्रैक्टिस में रहेगा, आपको चीज़ याद रहेगी। दूसरी, अगर सरकारी परीक्षा पे जाके अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो
आप हर दिन करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। जो चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे तो क्या होगा कि बेहतर नोट्स बनाओगे और याद रखने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। एग्जाम टाइप में जो करंट अफेयर बैठ के लोग पढ़ते हैं 3-3 महीना का कोई मैगजीन उठा के, तो वो प्रैक्टिस जो है वो एक्चुअली उतनी बेनिफिशियल होती नहीं है। जितनी बेनिफिशियल होगी आप रोज आधा घंटा 45 मिनट तक करंट अफेयर को सेक्शन को और करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ते रहना, क्योंकि हर एग्जाम के लिए ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है कि करंट अफेयर हमें रोज पढ़ना ही पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है, किसी दिन मिस नहीं करना है। ओके, तो अब पढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 ये कहता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरी अवरबेक पास्ड अवे, ही वाज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। विश्व के सबसे बुजुर्ग शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी अवरबेक का निधन हो गया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रसिया, सी अमेरिका या डी कनाडा। सही उत्तर है रसिया, रूस, यानी कि रूस के खिलाड़ी थे ग्रैंड मास्टर यूरी अवरबेक। तो यूरी अवरबेक की उम्र अभी थी 100 वर्ष और 1952 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था। ओके, ग्रैंड मास्टर टेस्ट जिसमें दिया जाने वाला एक बड़ा टाइटल होता है। और चेस फेडरेशन यूएसएसआर के थे, उसके वो अध्यक्ष भी रहे थे 1972 से 1977 तक। 1952 में उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो जीता था स्वीडन में और स्टॉकहोम में, एंड फाइनली 5th इन्होंने जीता था, हुए थे किन में 1953 में ज्यूरिख में। ओके, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उस वक्त जो था उस उन्होंने उन्हें ग्रैंड मास्टर का अवार्ड दिया था। तो ये ग्रैंड मास्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर के पिछले क्लासेस में हमने इसका डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप रेगुलर फॉलो करते होंगे आपको पता होगा कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कौन से देश में स्थित है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 9 ये कहता है कि हु हैज लॉन्च्ड ए वन ऑफ ए काइंड लिटरेरी इनिशिएटिव नेम्ड कलम वेबसाइट। कलम वेबसाइट नाम से एक अनूठी साहित्यिक पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी ओम बिरला या डी राजनाथ सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला। तो ओम बिरला जी कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये जो कलम है इसका काम क्या है? इसका काम एक हिंदी लिटरेचर को बढ़ावा देना। ओके, एक्चुअली में इसकी शुरुआत 2015 में हो गई थी जयपुर में और पटना में, और 550 सेशन इसके हो चुके हैं 40 सिटीज़ में। और ये संस्थान जो करवाती है उसका नाम है प्रभा खेतान फाउंडेशन। इसका टैगलाइन है अपना भाषा अपने लोग। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेडिशन हैज बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट न्यूज है। निम्नलिखित में से राष्ट्रद्रोह की किस धारा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए 122A, बी 123A, सी 124A, 124B, 122A, 123A, 124A, 124B। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 122A। तो आईपीसी की धारा है 122 ए, जिसका अर्थ है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है बेसिकली देशद्रोह, ठीक है, या राजद्रोह। मतलब कोई ऐसी काम को या कर्तव्य आप से लगे कि आप राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं, देश के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप पर यह धारा 124 ए लगाई जाती है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 124 ए का इस्तेमाल अब कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अब नहीं करेगी जब तक अगला आदेश ना हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया कि कोई भी किसी भी व्यक्ति पर 124 ए नहीं लगाया जा सकता है। ओके, तो 152 वर्ष बाद ऐसा कुछ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन या इस तरह के किसी भी मामले को बिल्कुल सही खत्म कर दे, बिल्कुल सही रोक देने की बात की है। एडिशन लॉ को इन्होंने बैन करने की बात की है। ओके, तो पिटीशन फाइल क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कई सारे केसेस में जो है वो इस लॉ का मिसयूज किया गया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने फायदा के लिए, ऐसा पिटिशनर्स का कहना था, जिसके तहत इसे रोका गया है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वन सेक्शन 124A इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेडिशन का चार्ज से रोक दिया गया वो कौन सा था। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के करंट अफेयर सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सरकारी परीक्षा पे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आ रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और प्रेस द बेल आइकन, मतलब बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होता है कि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है उसको आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप उसी टाइम देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को। और हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए और मोटिवेटेड रहिए। तो हैव ए नाइस डे एंड बाय। जय हिंद।